डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से इस आभासी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष में हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में लेकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये आज का व्याख्यान है। उनके पहले प्रश्न पत्र कहानियाँ और व्याकरण को लेकर के इसकी तीसरी इकाई है सयानी बुआ। उसका दूसरा भाग आज इस व्याख्यान में प्रस्तुत है। मित्रों, इस इकाई का लेखन डॉक्टर धनराज चौधरी जी ने किया है और दृश्य श्रव्य प्रस्तुता में स्वयं डॉक्टर अर्चना मिश्रा हूँ। इस इकाई का उद्देश्य हिंदी की सुप्रसिद्ध रचनाकार मन्नू भंडारी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित होना है और सयानी बुआ की कहानी के सार को जानना है। और ये दोनों चीज़ें हमने पिछले व्याख्यान में पूरी की थी, साथ में कुछ अंशों की व्याख्या भी देखी थी। इस व्याख्यान में हम सयानी बुआ कहानी की विशेषताओं को कहानी कला की दृष्टि से देखेंगे और परखेंगे। मित्रों, कहानी का जो विश्लेषण है हम जो पारंपरिक ढंग से करते थे वो पहले 6 तत्वों के आधार पर करते थे, किंतु वो सारे 6 तत्व कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद एवं कथनोपकथन, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, ये 6 के 6 अब सभी कहानियों में पूरी तरह से लागू हो ऐसा नहीं है। पहले जो कहानियाँ लिखी जाती थी उनमें ये 6 तत्वों को ध्यान में रखते हुए लेखक लिखता था और उसमें ये 6 तत्व आ ही जाते थे, अनायास ही आ ही जाते थे। लेकिन 60 के दशक के बाद, 1960 के बाद कहानी के कलेवर में कुछ परिवर्तन होता है, उसके प्रवाह में परिवर्तन होता है और लेखक अपनी भाषा को या अपने जो अभिव्यक्ति की तरीके हैं उसको थोड़ा बदलते हैं। तो अब जो कहानी है 60 के बाद की जो कहानी है, जिसको नई कहानी के रूप में जाना जाता है, मन्नू भंडारी जी नई कहानी आंदोलन जो है उसकी एक प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। तो उनकी कहानियों में और किसी भी नई कहानी में ये सभी 6 तत्व अपने बिल्कुल स्वरूप में मौजूद हों या उन कहानियों को इन मानकों पर कसा जाए, वो बहुत उपयुक्त नहीं लगता। उसमें अब की जो कहानियाँ या नई कहानियाँ हैं उनमें दूसरी चीज़ें प्रधान हो गई हैं, उसमें संवेदना और समस्या प्रमुख हो गई है। तो इसलिए अब या कहना चाहिए कि नई कहानी का जो विश्लेषण किया जाता है उसमें 4 चीज़ें प्रमुख रूप से बताई जाती हैं। कथावस्तु तो होगी ही, कैसी भी कहानी हो उसमें कथावस्तु तो होनी ही है, तो ये तो एक निश्चित पात्र है या निश्चित तत्व है। दूसरा जो तत्व है वो है पात्र का, जो कि पात्र सृष्टि होनी ही होगी। कैसी भी कहानी हो, छोटी हो बड़ी हो, कम पात्रों वाली हो अधिक पात्रों वाली हो, लेकिन उसमें पात्र तो निश्चित रूप से रहेंगे ही। तो दूसरा जो तत्व है वो पात्र है। तीसरा तत्व संवेदना और समस्या, जिसको हम कह सकते हैं कि संवेदना और समस्या क्या है इस कहानी की, इस कहानी में किस ओर इशारा किया गया है उसको लिया जाता है, वो तीसरा तत्व है। चौथा तत्व होता है भाषा शैली, जो कि निश्चित रूप से किसी भी कहानी, किसी भी रचना का एक प्रमुख तत्व होगा ही। तो ये इन 4 आधारों पर आज हम सयानी बुआ को परखेंगे। सयानी बुआ कहानी की विशेषताओं को इन 4 आधारों पर जानेंगे। सबसे पहले हम कथावस्तु को देखते हैं। सयानी बुआ की कथावस्तु क्या है, उसमें मतलब कहानी का जो प्रवाह होता है वो कहाँ से होकर निकल रहा है ये हम देखते हैं। आरंभ होता है कहानी का जिसमें कि
सयानी बुआ के सयानेपन की चर्चा होती है। ये जो कहानी है वो आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, मैं करके लिखी गई है। यानी जैसे कि लिखने वाला स्वयं अपनी कथा कह रहा है। मन्नू भंडारी जी की ये निश्चित रूप माने उन्हीं की कथा होगी या उनका स्वयं का भोगा हुआ यथार्थ होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन उन्होंने इसकी शैली इस प्रकार रखी है कि जिसने भोगा है, जिसने इस सारी घटनाओं का या इन चीज़ों का साक्षात्कार किया है, वही ये लिख रहा है। तो वो आरंभ करते हैं, अपने लिखने का आरंभ करते हैं। वो मैं जो है, मैं को मैं एक पात्र के रूप में ही ले रही हूँ यहाँ पर। तो मैं जो है वो शुरू करते हैं अपना कहना, अपनी कथा। वो उसमें बुआ, उनकी बुआ हैं जिनको कि सयानी के नाम से जाना जाता है, सयानी बुआ के नाम से जाना जाता है। उसके चरित्रात्मक विशेषताओं से वो शुरू करते हैं। उनके सयानेपन का ज़िक्र होता है कि कितने समझदारी से वो अपनी चीज़ें सँभाल के रखा करती थीं और कितना हर चीज़ कितनी परफ़ेक्टनेस के साथ वो किया करती थीं। इसके बाद होता है मैं जो कह रही है बालिका, वो उसको बुआ के घर जाकर के पढ़ने की आज्ञा मिलती है एक तरह से। उसके विरोध के बावजूद भी उसे बुआ के घर पढ़ने के लिए भेजा जाता है। फिर जब वो उनके घर पहुंचती है तो उनके घर के में किस प्रकार का वातावरण है और कौन लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, इसके विषय में थोड़ा-सा वो परिचय देती है। और वातावरण के रूप में वो बताती कि किस प्रकार की कठोर दिनचर्या बुआ जी ने बना रखी थी। उनको हर चीज़ में परफेक्टनेस चाहिए थी और उन्होंने घर के प्रत्येक सदस्य के लिए दिनचर्या का एक-एक मिनट बाँध रखा था। कब किसको क्या करना है ये पहले से ही तय था और तय के सिवा दूसरा कुछ नहीं हो सकता था। उसमें फिर आगे जब कथा बढ़ती है तो उसमें बुआ की 5 वर्ष की बेटी है अनु, जो ये जो लेखिका माने जो इस कथा को कह रही है, मैं जो पात्र है, वो देखती है कि कैसे वो उसका 5 वर्ष की बच्ची है, लेकिन 5 वर्ष की बच्ची का जो नटखटपन होता है, जो चंचलता होती है, वो कुछ भी उस बच्ची में नहीं है। वो बच्ची खुलकर जी ही नहीं पा रही है और फिर वो बीमार पड़ती है। बीमार पड़ने का जो कारण है वो इसको जो मैं पात्र है उसको लगता है कि ये बीमार जो पड़ी है उसका कारण वस्तुतः कोई दूसरा वायरल इन्फेक्शन नहीं, कोई बाहर के नहीं, बल्कि बुआ जी के अपनी माँ के जो भय के कीटाणु उसके खून में दौड़ रहे हैं वो कारण है। यानी उसको एक तरह का डिप्रेशन हो रहा है, एक तरह का उसके हृदय, उसके मन पर प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। फिर डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि उनको पहाड़ पर जाना चाहिए और माँ को साथ में नहीं जाना है। तो संभवतः जो फूफा जी हैं उनके, या जिसको वो भाई साहब कहती है, वो जो बच्ची के पिता हैं, वो शायद डॉक्टर के साथ उन्होंने बातचीत की है इस समस्या पर और वो अकेले लेकर के जाते हैं, डॉक्टर ऐसा कहते हैं। तो वो बच्ची को लेकर के जाते हैं। वहाँ पर भी बुआ जी की डिक्टेटरशिप चलती है। वो रवाना होते समय वो सारा वो बताती हैं कि आपको कब क्या करना है, कौन सा दिन कौन सा क्या खाना होगा, कौन से दिन क्या पहनना होगा, ये सब की लिस्ट वो देती हैं। और फिर प्रतिदिन पत्र भी माने वहाँ से भी एक पत्र आना चाहिए और यहाँ से बुआ जी भी पत्र लिखती हैं और उसमें अपनी हिदायतों को पूरी तरह से दोहराती हैं। तो ये पत्र व्यवहार चल रहा है और बुआ जी यहीं से बैठ कर के पूरा संचालन करने का उनको आभास हो रहा है। फिर 3 दिन तक पत्र नहीं आता है। ये 3 दिन तक पत्र न आना बुआ को संशय में डाल देता है कि वस्तुतः क्या होगा, कैसे क्या वहाँ पे घटित हो रहा होगा। और अंत में पत्र आता है। उस पत्र का आरंभ जिस प्रकार से होता है उससे ये अंत तक जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये लगता है कि जो बेटी बीमार थी वो, उसकी बीमारी बहुत बढ़ गई और वो काल कवलित हो गई। लेकिन फिर ये मैं जो पात्र है वो किसी तरह से हिम्मत करके अंत तक पहुंचती है और पता चलता है कि ये बात जो हो रही है सारी उसमें पत्र में, वो किसी माने किसी व्यक्ति के मृत्यु के संदर्भ में नहीं है,
किसी माने उनकी बेटी के मृत्यु के संदर्भ में बिल्कुल भी नहीं है, अनु के मृत्यु के संदर्भ में बिल्कुल नहीं है। ये बल्कि उस 50 रुपए का सेट जो बुआ जी ने साथ में दिया था और हिदायत दी थी कि इसमें से कुछ भी टूटना नहीं चाहिए, उसके एक प्याले टूट जाने का उसमें संकेत है। तो प्याले की मृत्यु का संकेत है। तो ये पूरा जो गंभीर वातावरण है वो बिल्कुल अचानक खुशी में और रोचक उसमें बदल जाता है, रोचक एक अंत में बदल जाता है। तो ये कहानी की कथा वस्तु है, बेहद सरल और सहज प्रवाह में ही एक के बाद एक चीज़ें होती हैं। जिस तरह से हमारे जीवन में घटित हो सकता है, उसी प्रकार से इसमें लिखा हुआ है। तो बहुत ही सरल कथा वस्तु एक प्रवाह में चलती हुई, बिना किसी उलटफेर के, बिना कोई बहुत फ्लैशबैक या कोई बहुत तकनीक का सहारा लिए लेखिका मनु जी बिल्कुल सहज तरीके से इस कथा वस्तु को हमारे सामने रखती हैं। इसके बाद जो पात्र हैं इसमें, तो सबसे प्रमुख पात्र तो बुआ ही है और वस्तुतः केंद्र में है बुआ, और बुआ के संदर्भ में ही सारी जो भी बातें होती हैं वो होती हैं। फिर दूसरा जो पात्र है वो मैं है, यानी वो लड़की जिसकी बुआ हैं, ये सयानी बुआ जिसकी बुआ हैं, और जो जाती है जो सारा वर्णन करती है, वो निश्चित रूप से उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उसका दृष्टिकोण है, उसका जो सोच है, वो इसमें प्रतिबिंबित इस कहानी में हो रहा है। तो वो एक पात्र है। फिर बुआ की 5 वर्षीय बेटी जो अन्नू है, वो एक महत्वपूर्ण पात्र है, क्योंकि उसके बीमारपन ने उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए पहाड़ों पर जाने के, और फिर अंत में उसकी स्वस्थता या अस्वस्थता या क्या के समाचार, उसके संबंध में समाचार के साथ ये कहानी का अंत होता है। तो ये महत्वपूर्ण पात्र है। बुआ के पति निश्चित रूप से उनका बहुत संवाद नहीं है, उनका वस्तुतः उनकी उपस्थिति का भान सबसे ज़्यादा हमें उनके जो अंतिम हिस्से में लिखा हुआ उनका पत्र है, उसी के माध्यम से होता है। और ये भी समझ में आता है कि वो कितने विनोद प्रिय व्यक्ति हैं, कितने सहज व्यक्ति हैं, और उनको किस तरह कठोर अनुशासन में रहना पड़ रहा है। और अन्य पात्रों में 1-2 नौकर हैं, या जो मैं हैं उसके पिताजी हैं, जो कहते हैं कि आप तुमको जाना पड़ेगा। तो उनकी चर्चा आई है 1-2 और लोगों की, वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं। तो मुख्य जो पात्र है वो बुआ केंद्रीय पात्र हैं, जिनके ऊपर ये कहानी लिखी हुई है। फिर मैं है जो कहानी कह रही है, और जो इसके 2 प्रमुख किरदार हैं जो जिनके कारण कथा आगे बढ़ती है, वो अन्नू और अन्नू के पिताजी यानी बुआ के पति, जिसको कि मैं भाई साहब कहा करती है। ये पात्र हैं इसके। अब इसमें तीसरी चीज़ जिसके आधार पर हम कहानी को परखते हैं, वो संवेदना और समस्या है। तो इसकी क्या संवेदना है? कहानी बहुत सरल ढंग से मन्नू भंडारी जी ने कही है, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है, बेहद सहज, बेहद जो दैनिक जीवन के जो कार्यकलाप होते हैं वही इसमें वर्णित है। इसमें बस उन्होंने जो रखा है, जो खास बात कहनी चाहिए, वो ये है कि जो बुआ है वो बहुत अधिक अनुशासन प्रिय है, और वो अपने अनुशासन के आगे बाकी सभी चीज़ों को दरकिनार करती है। उसके लिए बच्चे के बचपन की चंचलता, उसका खेलकूद, उसके नटखटपन, इस सबसे अधिक ज़रूरी अनुशासन का होना है। तो ये अति अनुशासन जो है वो किस प्रकार से संबंधों पर कुठाराघात करता है, या जो सहज जीवन उल्लास है उसको किस प्रकार क्षीण करता है, ये दिखाया है। मित्रों, यहाँ पर एक बात समझने की है कि ये जो कहानी लिखी गई है वो 60 के दशक की कहानी होगी, ये संभवतः तो माने 1960 के आसपास की, कहीं आगे पीछे की ये कहानी होगी। उस समय जो भारत में जो माहौल था, या भारत की जो बातें थी, 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली, भारत को स्वतंत्रता मिली, और उसके बाद फिर भारत ने एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में विकास करना शुरू किया।
जिसमें कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को, जिसमें कि फैक्ट्रियाँ बनाने और लगाने, उस पर काफ़ी जोर दिया गया। इसका कारण एक तो सोवियत संघ से मैत्री भी था, सोवियत संघ ने काफ़ी मदद की इसको बढ़ाने में। वहाँ पर इसी प्रकार से उन्नति हो रही थी, उन्नति इसको मानते थे और यहाँ पर भी माना। निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी जनसंख्या थी जिसको रोजगार भी देना था, जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी थी और आत्मनिर्भर भी होना था। तो इसमें जो है भारत में बड़ी फैक्ट्रियों कारखानों का युग आया, जो कि वस्तुतः चल रहा था अंग्रेज़ों के समय से ही, लेकिन उस पर अंग्रेज़ों का शासन था, कब्जा था। अब भारत अपने तरीके से इसको विकसित कर रहा था और पहले एक विरोध में एक तरह से कहना चाहिए चीज़ें थीं, लेकिन अब जो था, अब राष्ट्र की प्रगति महत्वपूर्ण हो गई थी और उस प्रगति में एक सिस्टम, एक व्यवस्था अपनी रखनी है, अपना अनुशासन रखना है, ये बात सामान्य रूप से जनसाधारण तक में ये प्रचारित हो गई थी। तो ये एक जो सोच थी, जो मशीनी औद्योगिक विकास की जो सोच थी, जो उस अनुशासन की, मशीनी अनुशासन की या मशीनी दिनचर्या की जो एक सोच थी, वो धीरे-धीरे फैलती जा रही थी, व्यापक होती जा रही थी। तो वो यहाँ पर काम कर रही है कि माने किस तरह से आदमी एक रूटीन में सेट हो जाता है। आज भी आप देखिए जो महानगरों का जीवन है, वो एक निश्चित चक्र में बंधा हुआ है। महानगरों में आम तौर पर व्यक्ति जहाँ रहते हैं और जहाँ काम, जो उनके काम की जगह होती है, उसपे काफ़ी दूरी होती है, अक्सर काफ़ी दूरी होती है और उनको काफ़ी समय पहले निकलना पड़ता है। बहुत संभव है कि उनको कोई बस या कोई ट्रेन पकड़ कर के जाना हो जिसका समय निश्चित है और उनको मालूम है अगर ये बस मिस हो गई या ट्रेन मिस हो गई तो फिर वो गंतव्य स्थान पर अपने काम की जगह पर समय से नहीं पहुँच पाएँगे। तो ये दबाव, मतलब उठते ही ये दबाव रहता है कि घर का सारा काम सुचारू रूप से समाप्त करके और समय से कार्यस्थल पर पहुंचना है, ये बस लेनी है, ये ट्रेन लेनी है और एक मशीनी दिनचर्या हो जाती है। सुबह उठना है, ये काम करना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसमें बीच में व्यवधान कहीं नहीं आना चाहिए। तो जबकि इसके विरुद्ध, इसके विपरीत जो गाँवों का जीवन है या जो छोटे शहरों का जीवन है, वो काफ़ी सहज, सरल और एक तरह से बिल्कुल जैसी मर्ज़ी हो वैसा कर सकते हैं, वो वाला माहौल वहाँ रहता है, क्योंकि छोटे शहर, छोटे गाँव, कहीं भी कोई भी चीज़ दूर नहीं है। आम तौर पे जहाँ व्यक्ति रहते हैं उसी कहीं आस-पास ही काम कर लेते हैं या कहीं भी दूर भी जाना है तो भी इतनी मुश्किल नहीं होती है कि बस मिस हो जाएगी तो दूसरी नहीं मिलेगी या दूसरे किसी साधन से नहीं जा सकेंगे। तो वहाँ पर इतना दबाव नहीं होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा जीवन सहज होता है, उसमें दूसरी चीज़ों की गुंजाइश बहुत होती है। तो इस कहानी में बताया कि जो अगर मशीनी दिनचर्या में हम ढल जाते हैं, तो कहाँ मानवीय संवेदनाएँ जो है वो कहीं न कहीं तिरोहित होने लगती हैं। तो जो बुआ का व्यवहार है कि एकदम हर चीज़ मशीनी परफेक्टनेस के साथ होनी चाहिए। जैसे एक जैसा निकालता है मशीन का जो ढाँचा होता है, उसमें अगर कोई चीज़ डाल कर के निकालना होगा तो एक जैसी चीज़ें निकलेंगी। तो वैसे ही बुआ चाहती हैं कि सब कोई एक जैसा रहे, एक जैसा कार्य करे, एक जैसा अनुशासन बनाए रखे घर परिवार में। लेकिन वो सब वस्तुतः किस प्रकार से आपसी संबंधों को भी और पूरे एक माहौल को नष्ट करता है, इतना नष्ट कर सकता है कि एक 5 वर्ष की बच्ची भी डिप्रेशन का शिकार हो सकती है, उसको बुखार आने लग सकता है, बिल्कुल खाली केवल मानसिक त्रास की वजह से या मानसिक दबाव की वजह से वो उसका शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने लगता है। ये सब कुछ, इसमें कोई उपदेशात्मक बात कहीं नहीं कही है। कहीं पर भी लेखिका ने या
माने मनु जी ने कहीं पर भी बहुत नुक्ताचीनी बुआ जी की नहीं की है, नहीं कहा है कि वो बहुत गलत करती थी, लेकिन उन्होंने 1-2 वाक्य इस प्रकार से दे दिए हैं जिससे समझ में आ जाता है कि ये व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं था। जैसे कि मैं एक उदाहरण पढ़ना चाहूँगी। उम्र के साथ-साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई और फिर तो बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक घुल-मिल गई कि उससे अलग करके बुआ जी की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। उनकी एक-एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे और सुनकर हम सभी खैर मनाया करते थे कि भगवान करे वे ससुराल में ही रहा करें, वरना हम जैसे अस्त-व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का तो जीना दुर्लभ हो जाएगा। तो जब ये बात आए कि जीना दुर्लभ हो जाएगा, तब कैसे कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति का व्यवहार बहुत अच्छा है? तो नुक्ताचीनी तो है, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से उन्होंने की है। बहुत रोचक तरीके से और बहुत माइल्ड वे में, बहुत ही हल्के तरीके से उन्होंने लेखिका ने बहुत दबे स्वर में ये बात कही है कि इतनी अनुशासन प्रियता अच्छी नहीं है, अन्यथा सयानी बुआ की के सयानेपन की प्रशंसा ही इसमें मिलती है। हुँ? फिर जब वो पहुँचती है, मैं जो पात्र है वो बुआ की भतीजी जो बुआ के घर पहुँचती है, हुँ? कि मैंने देखा कि परिवार के सभी लोगों पर एक विचित्र आतंक सा छाया हुआ है। सब पर मानो बुआ जी का व्यक्तित्व हावी है। सारा काम वहाँ इतनी व्यवस्था से होता जैसे सब मशीनें हों, जो कायदे में बंधी बिना रुकावट अपना काम किया करती हैं। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते, फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता, उसके बाद चाय-दूध होता, उसके बाद अन्नू को पढ़ने के लिए बैठना पड़ता था। भाई साहब भी तब अखबार और ऑफ़िस की फाइलें आदि देखा करते थे। 9 बजते ही नहाना शुरू होता था, जो कपड़े बुआ जी निकाल दें वही पहनने होते थे। फिर कायदे से आकर मेज़ पर बैठ जाओ और खाना खाकर काम पर जाओ। घर के इस नीरस और यंत्र चालित कार्यक्रम में अपने को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा और अपने आप को कितना काटना छाँटना पड़ा, यह मेरा अंतर्यामी ही जानता है। तो मित्रों, ये सारी चीज़ें दूर से देखने में भले अच्छी लग सकती हैं, या कोई कह सकता है कि देखो कितनी व्यवस्था से इनका घर चल रहा है, सब कुछ नियम के अनुसार होता है, लेकिन इतना नियम जो है वो मानव स्वभाव के विरुद्ध है। तो मानव सहज रूप से, विशेषकर छोटे बच्चे, सहज रूप से उनका विकास, उनके व्यक्तित्व का विकास तभी हो सकता है जब वो बिल्कुल स्वच्छंद हों, या कहना चाहिए कि वो उनको पूरा उन्मुक्त वातावरण मिले। मित्रों, आप अगर एक छोटा पौधा भी लगाते हैं और उसको बहुत चारों तरफ से घेर देते हैं, तो आप देखेंगे कि वो पौधा बढ़ नहीं पाता है, कई बार मुरझा भी जाता है। तो उसी तरह से मनुष्य भी है। अगर मनुष्य को अपने मन को खोलने का अवसर ना मिले, अपने अपने आप को अपने तरीके से अभिव्यक्त करने का अवसर ना मिले, तो वो कुंठित हो जाता है व्यक्तित्व। तो वो कभी भी कितना भी उसमें सुचारूपन, कितना भी व्यवस्था क्यों ना हो, लेकिन वो मानव के लिए विरुद्ध है। और जैसा कि मैंने कहा कि वो वातावरण इस प्रकार का हो रहा था कि मशीनें हावी हो रही थी, या मशीनी युग ज़्यादा आ रहा था, तो उसमें मनुष्य भी सारे के सारे संवेदनहीन और मशीन जैसे बनते जा रहे थे। तो उसके विरुद्ध एक तरह से कहना चाहिए कि मन्नू भंडारी जी ने बेहद निचले स्तर पर, बहुत एकदम घरेलू कामकाज में उस चीज़ को ला कर के इस समस्या की ओर ध्यान खींचा है, इस चीज़ की ओर ध्यान खींचा है कि मशीन होना मनुष्य का लक्ष्य कभी नहीं हो सकता। मनुष्य कभी भी मशीन नहीं हो सकता, इसलिए उतने नियम से भी नहीं चल सकता, और उसमें थोड़ी-सी स्वतंत्रता, थोड़ा-सा खिलंदड़ापन, थोड़ा-सा उच्छृंखलता शायद ज़रूरी होती है। तो ये इस चीज़ को इस कहानी के माध्यम से मन्नू भंडारी जी ने बहुत अच्छे ढंग से रखा है। थोड़ी-सी बात हम अब सयानी बुआ कहानी की भाषा शैली पे कर दें, तो इस
निश्चित रूप से इसकी जो शैली है वो आत्मकथात्मक शैली है, क्योंकि इसमें मैं एक पात्र है और मैं ही सारी कहानी कह रही है। तो ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। भाषा बेहद प्रवाहमयी है, कहीं पर भी आपको टूटा हुआ नज़र नहीं आएगा, कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि अच्छा ये प्रसंग खत्म हो गया, अब दूसरा प्रसंग शुरू हो रहा है। बिल्कुल एक प्रवाह में कहानी चलती है। शुरू में कहानी माने वो सयानी बुआ का परिचय होता है, फिर वो मैं जो है वो सयानी बुआ के घर पहुंचती है, उनके घर का माहौल देखती है। थोड़े समय बाद बिटिया बीमार पड़ती है, 5 वर्षीय बेटी अन्नू बीमार पड़ती है। उसका डॉक्टर की सलाह होती है कि उसे जाना पड़ेगा। पिता के साथ वो पहाड़ पर जाती है, वहाँ से वो खतो खिताबात होती है, पत्र व्यवहार होता है, और फिर पत्र नहीं आता है, और फिर अंत में जब पत्र आता है तो पहले गम और फिर खुशी लेकर के आता है। तो ये एक पूरा घटना चक्र जो है वो निश्चित रूप से कोई थोड़ा समय जो है वो एक ही समय नहीं है, एक समय का प्रवाह है, लेकिन जो पूरा कथा का प्रवाह है, जो उसकी भाषा है, वो बिल्कुल इस तरह से पूरे उसमें चलती है कि कहीं पर भी व्यवधान नहीं लगता, समय का ये नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समय इसमें निकल रहा है या कैसे हो रहा है। बिल्कुल सहज तरीके से कहानी का विकास होता है और कहानी अंत तक पहुंचती है। रोचकता और स्वाभाविकता इस कहानी की भाषा की खास विशेषताएं हैं। कहीं पर भी जो साधारण सी भी बात है उसको भी इतने रोचक ढंग से रखा गया है कि अनायास ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है उसको पढ़ते हुए। और भाषा बहुत बखूबी इस्तेमाल किया है, बिल्कुल स्वाभाविक भाषा है, घरेलू बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल है, कोई पांडित्य प्रदर्शन का प्रयास इसमें कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। एक छोटी बच्ची जिस तरह से बने, ये जो मैं है वो भी बहुत बड़ी नहीं है, पढ़ने ही गई है, तो बहुत हम मान लें तो 17-18 साल की बच्ची होगी, तो वो जिस तरह से वर्णन करेगी बिल्कुल वैसे ही उसकी भाषा रखी गई है, बिल्कुल प्रभामयी, सहज, और सारे वर्णन बिल्कुल सहज हैं। तो ये इस कहानी की खास तौर से ये भाषा शैली है, ये जो कि हमें बहुत रोचक ढंग से एक समस्या या समस्या नहीं कहना चाहिए, वस्तुतः एक संवेदना, एक इशारा करती है एक संवेदना के प्रति कि हमें मानव को मानवीय होना सबसे पहले जरूरी है, और जो मानव का सहज व्यक्तित्व है उसका विकास सहजता से होना ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी नियम, किसी भी व्यवस्था से परे से अलग। पर व्यवस्थाएं, नियम सभी मनुष्य के लिए है, मनुष्य व्यवस्थाओं और नियमों के लिए नहीं है। ये बहुत सुंदर और रोचक ढंग से ये कहानी हमें बताती है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आपको ये कहानी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इस विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आप एक बार फिर से कहानी को पढ़ जाएं तो आपको अपने तरीके से भी इन चीज़ों को उसमें आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे, और अपने फिर लेखन में उन चीज़ों को ला पाएंगे। तो मित्रों, आप अपना अध्ययन आरंभ करें, और यदि आपको कहीं किसी नुक्ते पर आपको नहीं समझ में आता है या आपको किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो आप हमें मेल करें baou.ba.hindi@gmail.com पर, और अपना प्रश्न पूछें। साथ में आप अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यास केंद्र का नाम और कोड और कोर्स का नाम, ये इतनी जानकारी भी दें जिससे हम आपको ठीक तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएँ और आप तक जो आवश्यक जानकारी है वो पहुंचा पाएँ। तो मित्रों, आज का व्याख्यान हम यहाँ तक रखते हैं। अगली बार अगली इकाई के साथ हम फिर मिलेंगे। अपना अध्ययन आरंभ कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।